नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी शिक्षण के बहुत ही शानदार 30 प्रश्न लेकर आया हूं। अब आपके पास 8 दिन और शेष है रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए। देखिए, शानदार लेवल के प्रश्न हैं। लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। टारगेट है 25 प्रश्नों को सही करने का। बिल्कुल नए प्रश्न और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों, पूरे ही 30 प्रश्नों को करके जाना और अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। देखो, पहला क्वेश्चन है, इनमें से असंबद्ध है। विकल्प 1 देखिएगा, अ आ क वर्ग विसर्ग कंठ, उ प वर्ग ओष्ठ, लिरी त वर्ग ल से कंठ तालु, री ट वर्ग र और श मूर्धन्य। तो भाई यहाँ पे आपको ये देखना है कि असंबद्ध इनमें से कौन सा है। कहोगे कि वर्णमाला का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और पूछा भी जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पर बात करें अ आ क वर्ग, अक्कु है विसर्ग नियम कंठ, संस्कृत में आपने पढ़ रखा होगा। अ आ क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, उ प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से ही होता है, और री ट वर्ग र और श इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से ही होता है। लेकिन यहाँ जो तीसरा विकल्प है, लिरी तुलसा नाम दंता है कंठ तालु, गलत है साथियों। ये दांत से इनका उच्चारण होता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 1 में सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2 को अच्छी तरह से समझिएगा। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। विकल्प 1 है सामीप्य, दूसरा है उड़ान, तीसरा है बुराई और चौथा है भक्ति। तो कौन सा विकल्प है जो कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना हुआ है, देख लेते हैं कि भाई सही विकल्प कौन सा है। सामीप्य शब्द समीप प्लस ये से बना है, समीप प्लस ये। तो ये समीप जो शब्द है ये एक अव्यय शब्द है, तो ये अव्यय से भाववाचक बन रहा है, ये आपका आंसर नहीं है। उड़ान जो शब्द है उड़ना से बना है, उड़ना, ठीक है। उड़ना, उड़ना क्या है, एक क्रिया है, तो ये क्रिया से भाववाचक बना है, ये भी आपका आंसर नहीं है। बुराई जो शब्द है ये बुरा से बना है, बुरा शब्द एक विशेषण है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं है, ये विशेषण से भाववाचक बना है। तो एक ही विकल्प बचा, कौन सा, चौथा। भक्ति, भक्ति शब्द भक्त से बना है और भक्त क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो ये जातिवाचक से भाववाचक का उदाहरण है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 2 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो वाक्य में सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। तो यहाँ पर एक शब्द है जिससे आप पकड़ सकते हो इस वाक्य को कि भाई इसमें कौन से सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है। कौन सा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। देखो यहाँ तुम मतलब सामने वाले के लिए कहा जा रहा है, अपनी किसकी, मतलब उसकी, सामने वाले की। तो यहाँ 2 बार प्रयुक्त हो रहा है, एक तो तुम और एक अपनी। जहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए 2 बार स्वयं के लिए कोई शब्द प्रयुक्त हो तो वो निजवाचक में रहता है हमेशा, याद रखना इस चीज़ को। तुम, अपनी, ये इससे आप पकड़ सकते थे। प्रथम विकल्प तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि पुल्लिंग का उदाहरण है, अमावस्या, खटमल, मिठाई और ताकत। तो देखिए, पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है। ताकत अच्छी होती है, स्त्रीलिंग है। मिठाई अच्छी होती है, स्त्रीलिंग है। अमावस्या अच्छी होती है, स्त्रीलिंग है। लेकिन खटमल अच्छा होता है, मतलब ये क्या है, पुल्लिंग का उदाहरण है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 4 में, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो 5वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ पर आधारित प्रश्न है। इनमें से असत्य कथन है। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, आप, दाम, समाचार, बाल और घी शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं। तो भाई इस एक क्वेश्चन से पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है, यूँ मान के चलो आप। कौन सा विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही रहेगा, मतलब बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला विकल्प क्या कह रहा है, व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है, सही है कि भाई एक है या एक से अधिक है। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो एक वचन और एक बहुवचन, द्विवचन हिंदी में नहीं होता है, तो ये भी सही है।
तीसरा विकल्प आप, दाम, समाचार, बाल और घी शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। तो आप शब्द सदैव बहुवचन में रहता है, दाम शब्द सदैव बहुवचन में, समाचार शब्द सदैव बहुवचन में, बाल शब्द सदैव बहुवचन में, लेकिन घी जो शब्द है ये सदैव बहुवचन में नहीं रहता है बल्कि ये एक वचन में रहता है साथियों। तो इस एक शब्द को आपको पकड़ना था और इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाता। थर्ड विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में असत्य है क्योंकि घी शब्द सदैव किस में रहता है, एक वचन में, न कि बहुवचन में। तो ये गलत हो जाता है। बाकी ये जो 4 शब्द है ये तो सदैव बहुवचन में रहते हैं। एक और चीज़ याद रखना हमेशा, आरबीएससी की किताब में अच्छी तरह से लिखा है, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम और मोह, सारे के सारे शब्द किस में रहते हैं, एक वचन में रहते हैं। तो इन शब्दों को अच्छी तरह से याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आपसे कोई गलती न हो जाए। थर्ड विकल्प आपके इस क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पे आएंगे। मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो। वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है, संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। तो देखो प्रश्न कह रहा है मुझे डर है कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो, मतलब यहाँ पर कंफर्म नहीं है, वो चीज़ कंफर्म नहीं है, सुनता न हो। तो भाई सुनेगा या फिर सुनेगा आएगा तो फिर वो भविष्य में चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनी हो ऐसा होता तो वो भूत में चल जाता, इसलिए ये भी नहीं है। कौन सा आंसर है सही है, संभाव्य वर्तमान काल। सेकंड विकल्प आपके 6ठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, समास की दृष्टि से असंगत है प्रत्यक्ष अव्ययीभाव समास, घृतान्य द्वंद्व समास, नील लोहित बहुव्रीहि समास, नील लोहित बीच में योजक चिन्ह है द्वंद्व समास। का समास की दृष्टि से असंगत विकल्प की बात करें तो प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग युक्त शब्द किस में आते हैं, अव्ययीभाव समास में। सही है ये। घृतान्न, घृतान्न का मतलब होता है घृत में पका हुआ अन्न, तो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, द्वंद्व का नहीं है। मतलब सेकंड विकल्प सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नील लोहित शब्द और नील लोहित इन दोनों में अंतर होता है। अगर दोनों के बीच में योजक चिन्ह नहीं आए तो बहुव्रीहि समास होगा, दोनों के बीच में योजक चिन्ह आ गया तो द्वंद्व समास होगा साथियों। इसका विग्रह करके देख लेते हैं। तो नील है, नील मतलब नीला है, लोहित, लोहित मतलब ब्लड से लिया जाता है, खून से, रक्त से। तो नील है लोहित या खून जिसका, तो वो बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। और नील लोहित में यदि योजक चिन्ह लगा है तो वो द्वंद्व में रहेगा और इसका समास विग्रह होगा नील है जो लोहित है, मतलब नीला और लोहित, लोहित का मतलब लाल से लिया जाता है, तो नीला और लाल रंग से है। तो विकल्प नंबर 4 में द्वंद्व है, तीसरे में बहुव्रीहि है, लेकिन घृतान्य में कौन सा है, तत्पुरुष है, इसलिए सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन, वह कौन सा उपसर्ग है जिसका अर्थ, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा देखिएगा, वह कौन सा उपसर्ग है जिसका अर्थ बुरा, विपरीत और कठिन से लिया जाता है। निर उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, दुस उपसर्ग है और परा उपसर्ग है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही रहेगा। तीनों विकल्पों में से जो ये 3 अर्थ है, बुरा, विपरीत, कठिन, इसका अर्थ दुस से लिया जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो 9वां क्वेश्चन, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, सुता, बाघिन, मोरनी और द्रौपदी। बताइए इनमें से कौन सा स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता है। तो भाई तद्धित प्रत्यय, चारों ही विकल्प तद्धित प्रत्यय के है। स्त्री बोधक का मतलब होता है जो स्त्री की विशेषताओं को प्रकट करे, ठीक है। सुता, सुता शब्द सूत से बना है, किससे, सूत से, सूत पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग होता है सुता, स्त्री बोधक है। बागिन स्त्री बोधक है, मोरनी स्त्री बोधक है, लेकिन शब्द आ रहा है द्रौपदी। तो साथियों द्रौपदी जो शब्द है ये द्रुपद से बना है, जो द्रुपद की जो लड़की है उसको क्या कहा जाता था, द्रौपदी कहा जाता है। चौथा विकल्प जो है ये स्त्री बोधक का नहीं है बल्कि अपत्यवाचक, मतलब संतानवाचक, संतान संबंधी यहाँ पर ये बताया जा रहा है, द्रुपद की बेटी को द्रौपदी कहते हैं, तो बेटी मतलब संतान, तो ये अपत्यवाचक या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। इनमें से असंगत है, कठिन प्लस ये काठिन्य, रक्षा प्लस अक रक्षक, गंगा प्लस ए गंगेय, जीव प्लस इक जैविक। कौन सा विकल्प यहाँ पर आपको असंगत लग रहा है।
तो देखो, कठिन में जब हम ये प्रत्यय लगाते हैं काठिन्य शब्द बनता है, रक्षा में अक प्रत्यय लगाते हैं रक्षक शब्द बनता है, जीव में इक प्रत्यय लगाते हैं जैविक शब्द बनता है। लेकिन गंगा में ए प्रत्यय से गंगे नहीं बनता है, बल्कि गांगे शब्द बनता है। क्या बनता है? गांगे। ये वाला होना चाहिए था, ये यहाँ पर गलत है। तो विकल्प नंबर आपका थर्ड सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कमल का पर्याय नहीं है? सरोज, पुंडरीक, इंदिवर और पुहुप। बताइए भाई, कौन सा यहाँ पर कमल का पर्यायवाची आपको नहीं लग रहा है? 11वें क्वेश्चन में राइट आंसर का चुनाव करो। सरोज, सरोज कमल का ही पर्याय है। पुंडरीक भी कमल का पर्याय है। इंदिवर भी कमल का पर्याय है। पुहुप जो शब्द है ये फूल का पर्यायवाची है। किसका है? फूल का, कमल का नहीं है, फूल का है ये। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही रहेगा। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न, किस विकल्प में विलोम युग्म गलत है? घात का आघात, विभव का पराभव, उन्मूलन का रोपण और खरा का खोटा। बताओ कौन सा विकल्प आपको विलोम युग्म गलत लग रहा है? खरा का खोटा ही होता है, उन्मूलन का रोपण ही होता है, विभव का पराभव ही होता है, लेकिन घात का प्रतिघात होता है, आघात नहीं होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 जो है ये गलत विलोम युग्म है, इसलिए प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द अशुद्ध दे रखा है। भागीरथ, मैथिली, केंद्रीकरण और सामर्थ्य। तो बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर अशुद्ध लग रहा है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प? इम्पोर्टेंट, चारों ही शब्द शुद्धि की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं सामर्थ्य की, तो सामर्थ्य शब्द बना है समर्थ में ये प्रत्यय लगाने से, जो कि बिल्कुल शुद्ध है। केंद्रीकरण भी शुद्ध ही है, केंद्रीकरण ऐसे ही लिखा जाता है। कई जगह आपने शब्द पढ़ा होगा केंद्रीयकरण। क्या पढ़ा होगा? केंद्रीयकरण। तो ये केंद्रीयकरण नहीं होता है, ये शब्द गलत है यहाँ पर, ये इसका शुद्ध रूप है साथियों। मैथिली भी शुद्ध है। देखो, एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना हमेशा एग्जाम में भी, मूल शब्द होता है भगीरथ। क्या होता है? भगीरथ। ये शुद्ध शब्द है, लेकिन जब हम इसमें ई प्रत्यय लगा देते हैं तो वो शब्द क्या बनता है? भागीरथी। अगर दो तरफ से अशुद्धियाँ क्लियर कर लो, भगीरथ शब्द शुद्ध है, भागीरथ शब्द अशुद्ध है, भागीरथी शब्द शुद्ध है। और अगर आपको भगीरथी शब्द दिखता है कहीं, भगीरथी, तो भगीरथी शब्द अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि ई प्रत्यय लगने पर ये जो भ है ये भा में बदल जाता है, आ में बदल जाता है। तो भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है, और भागीरथ नहीं होता है, भगीरथ होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। प्रथम विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। तो प्रश्न नंबर 14 है, यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। उपयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य का कौन सा प्रकार है? संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य, विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य, और इनमें से सभी। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि भाई सभी तो हो नहीं सकते, क्योंकि तीनों ही अलग अलग विकल्प है, तो हम चौथे विकल्प को तो गलत कर देते हैं। ठीक है, अब 3 विकल्प बचे हैं। तो यदि तो से वाक्य जुड़ा है, मिश्र का तो भेद है, लेकिन कौन सा? राम परिश्रम करता, तो परिश्रम करना क्या है साथियों? क्रिया, और सफल होना क्या है? उसकी विशेषता। तो मतलब ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। थर्ड विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट, अच्छा एक और, संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य हमेशा की से जुड़ा होता है, याद रख लेना। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि सदैव सत्य बोलो, की शब्द से जो वाक्य जुड़ रहा है वो संज्ञा आश्रित में आता है, तो इस विकल्प को भी आप हटा सकते थे। थर्ड विकल्प ही सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। इनमें से किस विकल्प में अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि हुई है? कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, आत्मा अमर होता है, शहर प्राय गंदा होता है, और 5 बजने को 10 मिनट है। तो भाई चारों ही वाक्य शुद्ध है, लेकिन अनुपयुक्त शब्द के कारण जो अशुद्धि हुई है उसको देखना है। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? अनुपयुक्त शब्द। तो देखो, 5 बजने को 10 मिनट है, तो 5 बजने में होता है, को नहीं होता है, मतलब इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है, आपको अनुपयुक्त शब्द देखना है। शहर प्राय गंदा होता है, तो गंदा नहीं होता, गंदे होते हैं, ये वचन संबंधी अशुद्धि है, ये भी आपका आंसर नहीं है।
आत्मा अमर होता है नहीं, अमर होती है, तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। और कोहिनूर एक अमूल्य नहीं बहुमूल्य हीरा है, अमूल्य नहीं है बहुमूल्य है, तो ये अनुपयुक्त शब्द के कारण इसमें अशुद्धि हुई है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह। तो भाई समानाधिकरण वाक्य होते क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उनके बीच में कोई संयोजक चिन्ह नहीं आ रहा है तो फिर हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अपूर्ण विराम चिन्ह इस प्रकार से होता है साथियों, विसर्ग के जैसा। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, जैसे राम गया, श्याम आया, या फिर इस प्रकार से कोई भी उदाहरण हो सकते हैं अन्य भी, तो ये अपूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर लगा दिया जाता है जहाँ पर समानाधिकरण वाक्य उपवाक्यों के बीच कोई संयोजक चिन्ह नहीं होता है। सेकंड विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। कान खाना मुहावरे का अर्थ है परेशान करना, चुगली करना, अनसुना करना और बहुत चतुराई दिखाना। तो बताओ कौन सा इसमें कान खाना मुहावरे का अर्थ होगा? कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही रहेगा? तो देखो, चुगली करना तो कान भरना होता है साथियों, मतलब यहाँ यह आंसर नहीं है। अनसुना करना भी नहीं है, बहुत चतुराई दिखाना भी नहीं है, बल्कि परेशान करना। कान खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? परेशान करना होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। ये एक जैसे जो चारों ही कानों से संबंधित मुहावरे हैं, तो एक जैसे जो मुहावरे होते हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ज़्यादातर। मुहावरे के टॉपिक को हम सोचते हैं कि ईजी है, लेकिन एक जैसे जो मुहावरे हैं उनके अर्थ यहाँ पर कन्फर्म जरूर कर लीजिएगा। प्रथम विकल्प 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। संधि की दृष्टि से बेमेल है वृक्ष प्लस छाया वृक्षित छाया, सु प्लस अस्ति स्वस्ति, नारी प्लस उचित नार्युचित, मुक्त प्लस अवली मुक्तावली। तो बताओ कौन सा विकल्प यहाँ पर संधि की दृष्टि से बेमेल है? याद कीजिए कि भाई कौन सा रहेगा। तो देख लेते हैं सही विकल्प को कि भाई कौन सा विकल्प आपके सही है। वृक्ष प्लस छाया व्यंजन संधि का उदाहरण है, वृक्षित छाया बन जाता है। सु प्लस अस्ति स्वस्ति यहाँ पर यण संधि का उदाहरण है, सही है। नारी प्लस उचित नार्युचित सही है यण संधि का। मुक्त प्लस अवली नहीं होती है, मुक्ता प्लस अवली होता है। मुक्ता प्लस अवली, मुक्ता का मतलब मोतियों से लिया जाता है, तो मोतियों की अवली मुक्तावली कहलाती है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। तो 19वां क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शारीरिक है, मानसिक है, भावात्मक है और गत्यात्मक है। तो अर्थपूर्ण अधिगम की यदि बात की जाती है तो अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया किसको माना जाता है? बस शारीरिक रूप से तो अर्थपूर्ण अधिगम करेंगे नहीं, गत्यात्मक रूप से भी नहीं करेंगे, बल्कि मानसिक रूप से हम कोई चीज़ सीखते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 19वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। तो 20वां प्रश्न, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह क्रिया कहलाती है लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य। तो जहाँ पर ये हमें पता लगाना हो कि बालक किस क्षेत्र में कमजोर है, तो उसकी कमजोरियाँ निदानात्मक कार्य से पता चलती है और उसको दूर करने का कार्य उपचारात्मक में होता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। 21वां क्वेश्चन, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, प्रस्तावना और स्पष्टीकरण। कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? विकल्प नंबर 3, प्रस्तावना से ही उसे पता चलता है कि उसको क्या पढ़ना है, क्योंकि प्रस्तावना में अंतिम प्रश्न क्या होता है? समस्यात्मक प्रश्न होता है, जिसमें आपका जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, उसको आप बताते हो। तो थर्ड विकल्प आपके 21वां क्वेश्चन सही रहेगा। भाषा शिक्षण में पठन से पूर्व लेखन की शिक्षा प्रदान करना चाहिए, इसके प्रतिपादक है हेनरी कोल्डवेल कुक, फ्रोबेल, मैडम मारिया मोंटेसरी और किलपेट्री। कौन सा विकल्प आपके 23वें प्रश्न में सही है? पठन से पूर्व मतलब पढ़ने से पूर्व लेखन की शिक्षा प्रदान करना चाहिए। तो आपने सुना होगा इनके बारे में, मैडम मारिया मोंटेसरी के बारे में। यही आपका सही आंसर है। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना,
ये क्रम किसने बताया है? मैडम मारिया मोंटेसरी ने। जबकि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्रम किसने बताया है? फ्रोबेल ने। नॉर्मली पूछे तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और लेखन पहले आ जाता है पढ़ने के, तो वो मोंटेसरी कहती है। थर्ड विकल्प 23वें में सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित नहीं है? नहीं है, ठीक है। इस नहीं शब्द को आप पेपर में क्या करना है कि भाई मान लो पेपर में आपका आया है, नहीं है। अगर नहीं आया है तो सबसे पहले उस नहीं है पे गोला कर दो, ताकि आपको पता रहे कि इस शब्द को देखना है हमको, ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो आपके। पूर्ण से अंश की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर। तो देखो, पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना, पूर्ण से अंश की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि बढ़ती है, लेकिन एक कठिन से सरल की ओर नहीं बढ़ती है, ये गलत है, बल्कि सरल से कठिन की ओर बढ़ती है। इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही रहेगा। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर 4। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो 25वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग का मुख्य प्रयोजन है? शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक करना और पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखना। कौन सा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है? पहला विकल्प तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए थोड़ी यूज करते हैं, गलत है ये। नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुकता लाने के लिए भी नहीं करेंगे। दूसरा या चौथा, एक विकल्प इसमें सही है। राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 2। छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना ही श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का मुख्य प्रयोजन या उद्देश्य होता है। क्योंकि एक से अधिक इंद्रियां कार्य करती है तो बालक ज्ञान का ग्रहण भी अधिक करता है। देखने से सिर्फ सुनता है तो कम सीखेगा, देखता है तो भी उतना नहीं सीखेगा, लेकिन एक साथ देखना और सुनना हो रहा है तो फिर ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि एक से अधिक इंद्रियां काम है उसकी। विकल्प 2 सही है 25वें में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। इनमें से कौन सी विशेषता वस्तुनिष्ठ परीक्षण की नहीं है? ठीक है, वापिस नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम में है नहीं है, सत्य कथन है, असत्य कथन है, सत्य कथन नहीं है, असत्य कथन नहीं है। नहीं शब्द पर एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, गोला बदल लेना आप। वैधता व विश्वसनीयता अधिक होती है, विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है, मूल्यांकन में निष्पक्षता पाई जाती है, और इनमें से सभी। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, पहला विकल्प क्या कह रहा है? वैधता और विश्वसनीयता अधिक होती है, सही है। आपको क्या देखना है? नहीं है। विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि उनमें से ही किसी एक का चयन करना पड़ता है, विचार व्यक्त नहीं कर सकते हो। दूसरा विकल्प 26 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। आगमन प्रणाली पालन करती है सरल से कठिन की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर जो 2-3 प्रश्न आए थे, 2-3 प्रश्न पहले आया था, एक प्रश्न आगमन का, उसी से मिल जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर बताया था वहाँ, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। ये तीनों ही गलत यहाँ दे रखे हैं, इसलिए सरल से कठिन की ओर यहाँ पर जो है प्रथम विकल्प, यही आपका 27 में आंसर है साथियों। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 28 पर। तो 28वां प्रश्न, कक्षा स्तर पर नाटक शिक्षण की उत्तम विधि है? रंगमंच विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, कक्षा अभिनय विधि। कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखो, कक्षा स्तर पे बात की जाती है तो व्याख्यान गलत है, प्रदर्शन गलत है, रंगमंच में से और कक्षा अभिनय में से एक विकल्प का चुनाव करना है। रीट में RBSC इसका आयोजन करती है, रीट की, और इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही कक्षा अभिनय माना जाएगा साथियों। रंगमंच मत कर देना रीट में इसको, क्योंकि रीट में कक्षा अभिनय को ही सही माना जा रहा है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 28वें में। अब सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन, लेकिन कमेंट करके जाइएगा ईमानदारी से कि भाई कितने क्वेश्चन आपके 30 में से सही हो रहे हैं। जिस भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है शब्द ज्ञान, व्याकरण ज्ञान, रस ज्ञान और इनमें से सभी। तो पद्य शिक्षण का मतलब लिया जाता है जैसे कविता है, गीत है, इससे। तो शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। व्याकरण ज्ञान व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है, और पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रस ज्ञान है। थर्ड विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, इसके बाद में साइकोलॉजी का वीडियो आ रहा है तो उसको जरूर देखिएगा। पर्यावरण का वीडियो आएगा शाम को। कौन से शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? अंकित, मंडित, पुष्पित और समुचित।
बताओ कौन से शब्द में यहाँ पर इत प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प? तो साथियों देखो, पहला विकल्प है अंकित। अंक प्लस इत से अंकित बना है। पुष्प प्लस इत से पुष्पित बना है। मंडित में भी इत प्रत्यय है, लेकिन समुचित जो शब्द है ये बना है सम प्लस उचित। तो यहाँ उचित में इत प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर उचित मूल शब्द है। फोर्थ विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये टेस्ट